साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा जो है रूस और यूक्रेन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डायलॉग और डिप्लोमेसी का क्या असर पड़ा है उससे संबंधित है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। साथियों, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 से 23 अगस्त 2024 तक पोलैंड एवं यूक्रेन के निमंत्रण पर दोनों देशों की सरकारी यात्रा की थी। जहां 21 से 22 अगस्त की उनकी पोलैंड की 2 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के बीच 2024 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं 70 ईयर्स जो है उसकी वर्षगांठ के अवसर पर की गई। वहीं वह पिछले 45 वर्षों में पोलैंड जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। पोलैंड उल्लेखनीय है कि पोलैंड जो है यूरोपीय संघ का सदस्य है और भारत का मध्य और पूर्वी यूरोप में एक प्रमुख भागीदार है। दोनों देशों के बीच यदि द्विपक्षीय व्यापार को देखें तो यह 6 अरब डॉलर है। पोलैंड में भारत का निवेश लगभग 3 अरब डॉलर और भारत में पोलैंड का निवेश लगभग 1 अरब डॉलर का है। साथियों, पोलैंड में कई भारतीय कंपनियां आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, धातु और रसायन सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। तो वहीं पोलैंड की लगभग 30 कंपनियां जो हैं भारत में विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में काम कर रही हैं। मोदी ने पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड से जोड़ने के लिए आमंत्रित किया। पोलैंड की धरती पर मोदी का यह कहना महत्वपूर्ण था कि भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है, इसलिए वह युद्ध नहीं शांति पर विश्वास करता है। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है, ऐसा मोदी ने कहा। और चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का भी उन्होंने आह्वान किया और इसलिए भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग पर बल बराबर देता रहा है, ऐसा भी मोदी का कहना था। साथियों, पोलैंड में लगभग 5,000 भारतीय लोग रह रहे हैं, जिनमें अधिकतर ज़्यादातर स्टूडेंट हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीयों को सुरक्षित निकालने में जो है पोलैंड का सहयोग भी अहम साबित हुआ था। तब ऑपरेशन गंगा के तहत 400 के करीब स्टूडेंट जो है पोलैंड के रास्ते ही स्वदेश आए थे। जब 2 दशक पहले गुजरात में कच्छ में जो है भूकंप आया था, उस समय भी पोलैंड ने सहायता की थी। और भारत ने हाल ही में वारसा में दूतावास में रक्षा विंग को फिर से खोला है। मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान पोलैंड के साथ अपने संबंधों को सामरिक भागीदारी में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया है। तो साथियों, ये तो है पोलैंड की यात्रा का निष्कर्ष। अब आते हैं यूक्रेन यात्रा पर। हालांकि मोदी 24 अगस्त 2024 को यूक्रेन की राजधानी कीव में 7 घंटे के आसपास ही रुके, परंतु उनकी इस यात्रा के कई मायने थे और इसलिए विश्व की जो नज़र है इस यात्रा पर थी। यही नहीं, इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा था कि मोदी की अगुवाई में जो है रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो सकता है। मोदी की यूक्रेन यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की दोनों देशों के बीच 1992 में स्थापित राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद पहली यात्रा थी और यह यात्रा ऐसे समय में की गई जबकि रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध जारी था और लगातार ड्रोन हमले हो रहे थे, मिसाइलें दागी जा रही थी। ऐसे में यूक्रेन का एयर स्पेस जो है सुरक्षित न होने के लिहाज से, सुरक्षा की दृष्टि से जो है मोदी ने पोलैंड से यूक्रेन तक की जो है ट्रेन के जरिए यात्रा की। साथियों, इस यात्रा से भारत की मुख्य वैश्विक शक्तियों और क्षेत्रीय संतुलनों के बीच संतुलन साधना तो था ही, साथ ही वैश्विक मामलों में भारत की आवाज को मजबूती प्रदान करना और चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना भी था। यूक्रेन यात्रा को हम संतुलन की कूटनीति के तौर पर भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जो वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं, उनसे कहा कि वर्तमान संघर्ष को समाप्त करने के लिए यूक्रेन और रूस को तुरंत वार्ता करनी चाहिए और इस क्षेत्र में शांति बहाली में किसी भी भूमिका के लिए वे स्वयं मध्यस्थता के लिए इस शर्त पर तैयार हैं जब रूस और यूक्रेन दोनों ही इसके लिए राजी हों। जेलेंस्की ने भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल न खरीदने के साथ यह भी सुझाया कि अगर भारत
स्विस स्विस शिखर सम्मेलन की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाए तो वह शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर सकता है। यह निश्चित तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का मोदी पर विश्वास को परिलक्षित करता है। साथियों, यूक्रेन की यात्रा से लगभग 1.5 महीने पहले मोदी ने 8 से 9 जुलाई 2024 को रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की थी और उन्हें भी अपनी इसी भावना से अवगत कराते हुए कहा था कि यह युग जो है युद्ध का नहीं है, इसलिए इसको समाप्त किया जाए। साथियों, मोदी का जेलेंस्की से यह कहना महत्वपूर्ण था कि भारत ने इस मुद्दे पर कभी भी तटस्थता का अनुसरण नहीं किया, बल्कि शुरू से ही युद्ध की निंदा करते हुए दोनों पक्षों से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और क्षेत्रीय अखंडता का आदर करने और कूटनीति एवं डायलॉग के द्वारा इस संघर्ष का समाधान जो है खोजने का आग्रह भारत बराबर करता रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा स्पष्ट तौर पर कि हम तटस्थ नहीं हैं, हमने शुरू से एक पक्ष चुना है और वह पक्ष जो है शांति का है। साथियों, ऐसा भी नहीं है कि इस संघर्ष के समाधान हेतु कोई प्रयास न किया गया हो। कई बार रूस यूक्रेन के बीच जो है मध्यस्थता की कोशिश की गई, लेकिन रूस के इन शांति वार्ताओं में शामिल न होने के चलते इन बैठकों का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल पाया। अब जबकि पुतिन ने खुद ही संकेत दिए हैं कि वह बातचीत के लिए तैयार है, तो यह एक शुभ संकेत हम इसको कह सकते हैं। अमेरिका और नाटो सैनिक संगठन के देशों ने यदि गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाया तो भारत की जो संवाद और कूटनीति यानी डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए जो है यूक्रेन के समाधान का रास्ता जो है निकल सकता है और भारत की जो है संवाद और कूटनीति की जो पॉलिसी है वह सफल हो सकती है। साथियों, शांति वार्ता की जो जमीन तैयार करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिक्स के 3 सदस्य देशों जिसमें भारत है, चीन है और ब्राजील है, इनको शामिल करने की बात कही है और उनका विश्वास है कि ये तीनों देश संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करते रहे हैं और इसलिए उनको इन पर भरोसा है। गौरतलब है कि मई 2024 में चीन और ब्राजील ने शांति योजना का प्रस्ताव जो था रूस के समक्ष रखा था, जिसमें युद्ध के विस्तार को रोकने और शांति सम्मेलन का आह्वान किया गया था और स्वयं चीन के राष्ट्रपति जो हैं रूस के राष्ट्रपति से शांति का प्रस्ताव लेकर गए भी थे। साथियों, यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के बारे में राष्ट्रपति पुतिन का यह वक्तव्य जो है ऐसे समय आया है जब अगले महीने यानी अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान में होने जा रहा है और इस शिखर वार्ता में मोदी और पुतिन के बीच वार्ता संभावित है। ऐसा संभव है कि यह तीनों नेता यानी भारत है, ब्राजील है और चीन जो है यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में कोई ठोस योजना तैयार करें। इससे पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो हैं ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इसी हफ्ते जो है मास्को गए हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे रूस यूक्रेन युद्ध के लिए एक शांति योजना का साथ में ले जा रहे हैं, शांति योजना लेकर जा रहे हैं। यह सम्मेलन रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को निश्चित तौर पर रेखांकित करेगा, ऐसी हमें आशा है। साथियों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा है कि यूक्रेन संघर्ष के समाधान में भारत और चीन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उनका यह कथन जो है रूस की टिप्पणी के बाद आया है। साथियों, मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के साथ जो है 4 समझौते भी किए गए जो यूक्रेन में सामुदायिक विकास परियोजनाओं, औषधि नियंत्रण मानकों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने से संबंधित थे।
रूस यूक्रेन के बीच जो है जारी युद्ध से पहले भारत और यूक्रेन के बीच अगर हम द्विपक्षीय व्यापार देखें तो करीब 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। इस मौके पर मोदी ने यूक्रेन सरकार को 4 भीष्म भारत स्वास्थ्य सहयोग हित और मैत्री पहल क्यूब्स जो हैं भेंट किए। इस किट को भारत ने खास तौर पर विकासशील देशों को चिकित्सा क्षेत्र में मदद देने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के तहत तैयार किया है और इसका नाम भीष्म रखा गया है। यानी यूक्रेन के साथ भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी जो है सहयोग की पहलकदमी की है। साथियों, दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार का आह्वान भी किया है। इस प्रकार अगर हम कहें कि मोदी विश्व के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी 2 महीने के अंदर अंदर युद्धरत दोनों पक्षों के नेताओं से आमने सामने बातचीत हो रही है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। इतना ही नहीं, मोदी पहले विश्व नेता हैं जिन्होंने यूक्रेन की धरती पर जो है कूटनीति और वार्ता को युद्ध की समाप्ति के लिए अपरिहार्य बताया और इसलिए यूक्रेन संघर्ष के समाधान में चीन और ब्राजील के मुकाबले भारत की भूमिका अगर हम देखें तो ज़्यादा प्रमुख हो जाती है। इसका प्रमुख कारण यही है कि चीन और ब्राजील के किसी नेता ने इस मसले के समाधान हेतु यूक्रेन की यात्रा नहीं की। अपनी यूरोप यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सर्बिया और हंगरी की यात्रा की और वहीं से वह वापस लौट आए, यूक्रेन नहीं गए। साथियों, यह भी गौर करने योग्य है कि अमेरिका चूंकि यूक्रेन के साथ था और अभी भी है, इसलिए चीन ने रूस और उसके राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह यहाँ पर एक शक्तिशाली भारत ही था जो न अमेरिका से डरा और न ही चीन से, और उसने अपने शांति प्रयास जारी रखे और आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी की यूक्रेन यात्रा के बाद स्वयं मोदी से फोन पर बात करके मोदी के शांति संदेश और मानवीय राहत की जो है सराहना की। साथ ही जो बाइडेन ने भारत से अपील भी की कि वह रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति पुतिन को कहें कि वह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को रोक दें। साथियों, इस प्रकार मौजूदा भू रणनीति में भारत ने रूस के साथ साथ अमेरिका से भी सामरिक सहयोग बढ़ाते हुए जो संतुलन साधा है, उसी का सुफल है कि आज भारत को न केवल रूस और यूक्रेन बल्कि विश्व समुदाय एक स्वीकार्य मध्यस्थ के रूप में लेता है और इसे हम निश्चित तौर पर भारत की विदेश नीति की शानदार उपलब्धि जो है कह सकते हैं। जो भी हो, यदि भारत की मेजबानी में शांति सम्मेलन कराने की बात आगे बढ़ती है तो भारत की डायलॉग और डिप्लोमेसी में एक नया अध्याय जुड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो है भारत बड़े गुटों के संघर्ष में तटस्थ रहने की नीति पर ही चला है, शांति बहाल कराने की सक्रिय नीति पर नहीं चला और यहाँ पर उसने यूक्रेन और रूस दोनों से जो है अपनी शांति पहल करने की बात कही है अपने स्तर पर। इसलिए प्रधानमंत्री की दोनों देशों की बारी बारी से की गई यात्रा और युद्ध का रास्ता छोड़ने की अपील से विश्व बंधुत्व का रास्ता तो बना ही है। यहाँ पर एक खास बात यह भी है कि चाहे रूस हो या यूक्रेन हो या अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश, भारत इनमें से किसी के भी दबाव में आए बगैर अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप जो है स्वतंत्र और संतुलित नीति पर कायम है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी आज भी यह उम्मीद बनाए हुए है कि दोनों देशों से करीबी की बदौलत, यानी यूक्रेन और रूस से करीबी रिश्ता होने की बदौलत जो है भारत
शांति प्रयासों को अंजाम तक पहुंचाने में विशेष भूमिका निभा सकता है, अदा कर सकता है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि रूस और यूक्रेन जो है थोड़ा लचीला रुख अपनाते हुए समझौते के लिए बीच के किसी रास्ते पर चलने को तैयार हो जाएं और यूक्रेन जो है अमेरिका और रूस के शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा न बन जाए। हम यह नहीं भूल सकते कि दो खेमों में बंटकर महाशक्तियां जो हैं सामरिक महत्व वाले छोटे छोटे देशों को निशाना बनाकर जिस तरह से अपना हित साध रही हैं, वह खतरा किसी एक देश या महाद्वीप के लिए नहीं होता, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए होता है। तो साथियों, यही मेरा आज का ज्वलंत मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूं। और पुनः आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि बाजार में मेरी कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनका मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के साथ, और यदि आपको समय मिले अध्ययन करना चाहें तो अवश्य करें। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार कीजिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।